नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। मैं हूं सुरेंद्र और अगर आप जेएआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सही जगह पर हो। इस सेशन में हम जेएआईबी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नया जो कंपोनेंट है, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। इन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हुए आप एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को समझ पाओगे, साथ में उनके एक्सप्लेनेशंस के थ्रू आप उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से इंटरनलाइज कर पाओगे। तो वही हमारा एम रहेगा इन सेशंस में। आई होप आप लोग तैयार हो इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। फटाफट से सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो आज का हमारा एमसीक्यू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछा गया है अकॉर्डिंग टू एंगस मैडिसन डेटाबेस which two countries contributed 50.5% of global GDP in 1000 AD। तो एंगस मैडिसन डेटाबेस, इसकी शुरुआत की गई थी 2010 में। जिस तरीके से हम जानते हैं, अगर आपने बुक पढ़ रखी है तो आपको पता होगा। और इस डेटाबेस के थ्रू हमारी ये कोशिश रही है कि जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसको हम समझ सके पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसका एक पार्ट रहा है ये डेटा, जो कि 1000 एडी के समय ग्लोबल जीडीपी का 50.5% सिर्फ दो कंट्रीज कंट्रीब्यूट कर रहे थे। वो दो कंट्रीज कौन से हैं ये पूछा गया यहाँ पर। सबसे पहला ऑप्शन आपका है इंडिया रशिया, इंडिया चाइना, ब्रिटेन चाइना, या फिर ब्रिटेन एंड अमेरिका। तो यहाँ पर लेट मी टेल यू दोस्तों, सही जवाब है इंडिया एंड चाइना, बी यहाँ पर सही जवाब होगा। हम ये चीज देख रहे हैं कि इस डेटा में दिया गया है ये दो कंट्रीज इतने ज्यादा प्रॉस्परस थे, इतना अच्छा हमारा ट्रेड रिलेशंस थे हमारे, और इतनी बढ़िया रिसोर्सेस अवेलेबल थे कि हम along with China 50.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और इस समय तक जो है हम कह सकते हैं थोड़ा आगे जाकर ब्रिटिशर्स आते हैं, कॉलोनाइज करते हैं और सारी चीजें खराब होती है, राइट। तो ये डेटा से रिलेटेड हमारे बुक में दिया हुआ है और बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दी गई है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी इज रैंक डैश इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी टर्म्स में। अगर हम जीडीपी की बात करें तो अलग अलग टर्म्स में हम कंट्रीज को रैंक कर सकते हैं। वन ऑफ द मेथड इज परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में। तो परचेसिंग पावर पैरिटी होता क्या है, लेट्स से एक बास्केट ऑफ गुड्स हमने लिया, ये बास्केट ऑफ गुड्स हम अमेरिका में, और सेम बास्केट ऑफ गुड्स अगर हम इंडिया में देखेंगे, ठीक है। तो इस बास्केट ऑफ गुड्स का अगर हम देखें कंपैरिजन, तो इसमें अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स, लेट्स से बर्गर हो गया, उसको अगर हम वेजिटेबल्स ले लेते हैं, फ्यूल ले लेते हैं, ये सारे अगर हम अमेरिका में कंपेयर करेंगे तो इसका अगर हम निकालेंगे तो इसका जो प्राइस है वो $100 लेट से होगा। बट इंडिया में अगर हम लें, इसका जो प्राइस है 50 रुपीज होगा, सेम बास्केट ऑफ गुड्स। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि $2 इज इक्वल टू 1 रुपी। एक्चुअली तो ऐसा नहीं है। अगर हम ग्लोबल एक्सचेंज रेट्स की अगर हम बात करें तो $1 जो है लेट से 80 रुपीज तक है, राइट। तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरीके से जो कंपैरिजन की जाती है, इस तरीके से रिड्यूस करके इसके बाद जो गुड्स की परचेसिंग है अलग अलग कंट्रीज में किस तरीके से है, इसको यूज करके जो है कंपैरिजन किया जाता है। तो ये अगर हम देखें, इन इसको हम कहते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। और ये परचेसिंग पावर अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग तरीके से होती है, वहां पर बास्केट ऑफ गुड्स के प्राइसेस के बेसिस पर, राइट। तो ऐसे जब हम कंपेयर करते हैं इन टर्म्स में जीडीपी की कंपैरिजन की जाती है, राइट। तो इंडिया का जीडीपी कितना है वो कैलकुलेट जब हम करते हैं और उसको इक्वेट करते हैं विथ डॉलर, और इस तरीके से अमेरिका एंड इंडिया के जीडीपी को जब कंपेयर किया जाता है इस चीज के मदद से, उसे हम परचेसिंग पावर पैरिटी टर्म्स कहते हैं। और ऐसे जब जीडीपी कंपेयर किया गया है तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया हैज एक्चुअली बीन रैंक्ड थर्ड, ठीक है। थर्ड रैंक पर इंडिया है परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जीडीपी के टर्म्स में इंडिया इन जनरल कौन से रैंक पे है, और अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करें तो थर्ड रैंक पे है, राइट। तो ये सारी चीजें दी गई हैं, एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है, राइट दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन 3 पर हम आगे बढ़ रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस।
ठीक है। इंडिपेंडेंस के पहले जो स्थिति थी इंडिया में, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एरा द इंडियन इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय नियर स्टैग्नेशन। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, ब्रिटिश रूल था। तो ब्रिटिश रूल के समय में इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेशन पर थी, यानी कि ग्रो नहीं कर रही थी, ना ही वो इकोनॉमी जो है वो गिरते जा रही थी। तो हम कह सकते हैं स्टैग्नेशन पर है। जीडीपी के टर्म्स में, अलग अलग टर्म्स में अगर हम देखें, एम्प्लॉयमेंट हो गया अलग अलग तरीके से, तो इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेशन पर थी, यानी कि चेंजेस बहुत ज्यादा इकोनॉमी में नहीं देखे जा रहे थे प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पर। राइट, एक्चुअली तो ग्रो होते रहना चाहिए, बट वो नहीं हो रहा है, चेंजेस नहीं है। सेकेंड यहाँ पर स्टेटमेंट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इग्नोर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द नेशन। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को इग्नोर किया गया। तीसरा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाज क्रिएटेड टू इंडस्ट्रियलाइज इंडिया। इंडिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया, फॉर एग्जांपल हम रेलवेज की बात कर ले, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर, ब्रिटिशर्स हम कह सकते हैं कि उन्होंने ही रेलवेज की शुरुआत की थी इंडिया में। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, वो इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज करने के नेक इरादे से किया गया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कौन सा ऑप्शन हमें एलिमिनेट करना है। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ने चाहिए जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, और उसके बेसिस पर आंसर करना चाहिए। ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस एरा इंडियन इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टैग्नेशन। जी हाँ, सही है, बुक में भी दिया हुआ है ये चीज। और उस समय क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जो रिसोर्सेस हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, डेवलपमेंट और उससे रेवेन्यू अर्न करके ब्रिटेन लेके जा रहे थे वो सारे पैसे और रेवेन्यू, और इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स। राइट, तो इस वजह से स्टैग्नेशन था, इन द इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो ये स्टेटमेंट सही है पहला। जैसे ही पहला सही होता है, हम आई थिंक अपने सही जवाब तक पहुंच जा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इग्नोर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द नेशन। उनको कोई मतलब नहीं था इंडस्ट्रियलाइजेशन से, बट एक्सप्लॉइट करने थे उन्हें सारे रिसोर्सेस। राइट, तो ये चीज है। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाज क्रिएटेड टू इंडस्ट्रियलाइज इंडिया। तो ये दोनों चीजें थोड़ा सा कंट्रास्टिंग है। और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया गया, वो इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए किया गया, नॉट फॉर इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया। इंडिया के ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन से ब्रिटिशर्स को कोई मतलब नहीं था। राइट, तो ये चीज अगर हम देखें तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है और ए इज द राइट आंसर। इसी की सारी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी गई है यहाँ पर, कौन सा सही है कौन सा गलत है और क्यों। राइट, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज इकोनॉमिक्स कंसिडरिंग पर कैपिटा इनकम इनटू डैश कैटेगरी। पूरे नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से जब डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम आता है। ये पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक्स को क्लासिफाई करता है। वो कैटेगरीज कितने हैं, उन कैटेगरीज का नंबर क्या है। राइट, तो वो चीज पूछा गया है। इज इट 2, 3, 4 और 5? लेट मी टेल यू गाइस, ये जो कैटेगरीज है, लोअर इनकम ग्रुप हो गए, हाई मिडिल इनकम ग्रुप हो गए, राइट, एंड वी हैव हायर इनकम ग्रुप्स। तो ये चीजें हैं। और मिडिल इनकम में दो पार्ट्स बनाए गए हैं, लोअर मिडिल और हायर मिडिल इनकम। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4 कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा सी। ओके, द राइट आंसर विल बी सी हियर। एंड आप ये देख सकते हो कि जो कैटेगरीज हैं, लो इनकम, लोअर मिडिल, अपर मिडिल इनकम और हायर इनकम। तो यहाँ सही जवाब होगा, माफ करिएगा दोस्तों, सी यहाँ पर सही जवाब होगा, जो कि 4 है। राइट, 4 सी विल बी द राइट आंसर। क्या क्या है, लो इनकम, लोअर मिडिल और अपर मिडिल इनकम, हायर इनकम, ये सारे हमारे आंसर्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हम नहीं देखते हैं इंडियन इकोनॉमी में थ्रू आउट द इकोनॉमिक हिस्ट्री। सबसे पहला है हाई पर कैपिटा रियल इनकम। तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, अगेन नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करने पर कैपिटा यानी कि पर पर्सन रियल इनकम कितनी हो रही है, वो चीज जो है जब निकाली जाती है तो वो काफी हाई है इंडिया की। ये चीज कही जा रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या ये सही है? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, जी हाँ, ये तो इंडिया में होता है, और इंडिया जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन बनने वाला है शॉर्टली। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो ये चीज भी देखी गई है सिंस लार्ज टाइम।
प्रीवियसली काफी ज्यादा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया इंडिया में। एक्सेसिव रिलायंस ऑन प्राइमरी सेक्टर, ये भी सही है, अभी भी चल रहा है। एक्सेसिव रिलायंस ऑन प्राइमरी सेक्टर का क्या मतलब है, यहाँ पर वर्ड जो रिलायंस है उसका मेन मतलब हम कह सकते हैं कि प्रीवियसली जो मेजर जीडीपी था वो प्रोड्यूस होता था, हम कह सकते हैं फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, एंड मेनली प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी जीडीपी मेजरली सर्विसेज सेक्टर के थ्रू प्रोड्यूस होता है। अभी अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट मेजरली प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड करती है, और इस वजह से अभी भी हमारी इकोनॉमी रिलाई करती है प्राइमरी सेक्टर एंड मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर पर। इस वजह से ये अभी भी सही है, बट हाई पर कैपिटा रियल इनकम कभी भी नहीं रहा है इंडिया में, एंड सो ए इज नॉट समथिंग, ए जो है वो सही जवाब नहीं है, ए कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इंडियन इकोनॉमी का, एंड इस वजह से ये चीज जो है सही होगा, ए विल बी द राइट आंसर, एंड ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द डोमिनेंट सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी इन 1950। तो अब आपको आइडिया लगी गया होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शंस क्या है, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, टेरिशरी एंड सर्विसेज सेक्टर। ओके, तो आप फटाफट से इसको आंसर करने की कोशिश करिए। यस, द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, एग्रीकल्चरल सेक्टर यहाँ पर सही जवाब होगा, जो कि एक डोमिनेंट सेक्टर है इन द इंडियन इकोनॉमी 1950s के टाइम में। ओके, ये सारी आपको जो है एक्सप्लेनेशन दे दी गई है यहाँ पर। सेवेंथ क्वेश्चन है, द सर्विस सेक्टर सरपास्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये एक चीज है जो हम मिस कर जाते हैं पढ़ते हुए, छोटी छोटी चीजें, इनमें से ये एक होगा डिटेल जहां पर ये बताया गया है बुक में कि सर्विस सेक्टर ने एग्रीकल्चर सेक्टर को सरपास कर दिया, उसको सरपास करके पहले एग्रीकल्चर सेक्टर मेजर सेक्टर था जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा, और सर्विस सेक्टर जो है वो डेवलप हो रहा था, बट आगे जाकर एक ऐसा टाइम आया जहां पर एग्रीकल्चरल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी कम हो गया और सर्विसेज सेक्टर मेजर सेक्टर बन गया। ठीक है, तो ये कब हुआ, इज इट 1950, 51, 70, 71, 80, 81, 90, 91। ठीक है, तो ये चीज जो है हम कह सकते हैं 80, 81, 90, 91 में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। सही जवाब यहाँ पर है 80, 81 में एक्चुअली ये चीज हुआ जहां पर हम कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 38% हो गया और एग्रीकल्चर का 36.1% रह गया। राइट, तो इस वजह से ये जो ईयर है वो यहाँ पर सही जवाब होगा। इंडस्ट्री जो है थर्ड नंबर पर आ रहा था 25.9% शेयर। राइट, तो इस तरीके से 1980-81 में सर्विस सेक्टर ने क्रॉस कर दिया एग्रीकल्चर सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को, जो कि जीडीपी को जाता है। राइट, तो ये चीज हमारा सही जवाब बन जाएगा। Eighth question, which among the following statement is correct with respect to the Indian economy during British era? ब्रिटिश के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं, इनमें से कौन सा सही है पूछा जा रहा है। India's commerce, trade and investment were hampered by the unilateral transfer of capital and raw materials to Britain. काफी ऑब्वियस स्टेटमेंट लग रहा है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, इंडिया का जो है कॉमर्स है, उसे ब्रिटिश पॉलिसीज इकोनॉमिक पॉलिसी में वन ऑफ द पॉलिसी था यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एंड रॉ मटेरियल, जो इंडिया के रॉ मटेरियल है उनको यूज करना और उनसे फिनिश प्रोडक्ट बनाकर इंडिया में ही डंप करना, इंडिया के मार्केट की तरह यूज करना, ये उनकी स्ट्रैटेजी थी इनिशियली। तो इस वजह से इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, कॉमर्स, ये सारे हैम्पर हो रहे थे। एकदम सही। अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया डेवलप्ड इनटू अ हाई क्वालिटी लेबर मार्केट। तो हम ये देख रहे हैं कि इंडियन लेबर का बहुत ज्यादा यूज किया गया और इससे क्या इंडियन लेबर की क्वालिटी भी बढ़ी। लेबर मार्केट तो डेवलप हुआ, बट क्या क्वालिटी लेबर भी इंडिया में मिल रहा था, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। सारे वर्ड्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। हाई क्वालिटी लेबर मार्केट इंडिया बना, ये क्या सही है। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स लेस देन 1/6 ऑफ इंडियंस वर ओनली लिटरेट। ठीक है, तो ये तो एक फैक्ट है, आपको ध्यान से इसे पढ़ना होगा। तो देखते हैं, फर्स्ट वाला यहाँ पर सही है, तो हमारे दो ऑप्शंस तो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं, ये या ये दोनों में से कोई एक सही है। ब्रिटिश रूल के समय में इंडिया एक हाई क्वालिटी लेबर मार्केट बना नहीं, इंडिया एक लो क्वालिटी लेबर मार्केट तो ग्रो हुआ, बट वो लो क्वालिटी लेबर था। ठीक है, मीनियल वर्क्स और अलग अलग जो लो क्वालिटी के वर्क है वही करवाते थे। राइट, तो इस वजह से लेबर की क्वालिटी नहीं बेटर हुई, तो लो क्वालिटी लेबर मार्केट था। सो सेकंड इज रॉन्ग एंड सो ए विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पर। और अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स यस, इवन तो आपको ये चीज पता नहीं है
आप इसके थ्रू एलिमिनेट करके गेस कर सकते हो। तो यही हमारा एम है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में और आपको स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन एलिमिनेट करके आंसर करने होंगे। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है फैक्ट है, शायद पता नहीं होगा बट सही है क्योंकि यहाँ पर आपने एलिमिनेट किया। एंड सो ए इज द राइट आंसर। ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। एंड द लेबर मार्केट वाज एक्चुअली लो क्वालिटी। ठीक है, 9th क्वेश्चन आपके सामने। हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश द फर्स्ट एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। ठीक है, और उस पब्लिकेशन का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया फॉर द ईयर 1867-68। राइट, तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल जो है बातें हो गए बट फैक्ट्स भी आते हैं एग्जाम में, तो हमें प्रिपेयर करना होगा। ये जो है इसमें फर्स्ट एस्टिमेट्स दिए गए थे किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इन चीजों के बारे में वेल्थ ड्रेन थियरी वगैरह जो है बताई गई थी। किसके द्वारा किया गया था ये? विलियम डिग्बी, दादाभाई नौरोजी, फिनले शिराज, वी राव। इनमें से कौन सा सही जवाब है? यस, बी इज द राइट आंसर। दादाभाई नौरोजी इसका सही जवाब है। इन्होंने ये बताया था और इन्होंने ये सारे एस्टिमेट जो है वो बताए थे। 340 करोड़ जो है इस समय में इंडिया का नेशनल इनकम था, किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, ये सब बताया गया। इसके अलावा जो और नाम हमने देखे हैं, विलियम डिग्बी, फिनले शिराज और वी राव, ये सारे अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पर इस एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया है और जो वेल्थ ड्रेन हो रहा था उसके बारे में बताया है। राइट, तो वो नाम आप वहां पर देख रहे हो और सही जवाब यहाँ पर दादाभाई नौरोजी बी है। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। आई होप आप लोग एकदम सही जवाब दोगे। अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन, इंडिया अकाउंटेड फॉर -% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन 1600। 1600 में इंडिया कितना परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो हो रहा है उसमें इंडियन जो ट्रेड की बात की गई है वो कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन रहा है? इज इट 23, 26, 33 या 34? हम 1600 एरा की बात कर रहे हैं और ये अकॉर्डिंग टू द एंगस मैडिसन डेटाबेस आपको बताना है। राइट, इसका जवाब आपको देना है एबीसी या डी इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा प्रिपरेशन के दौरान आपके कई सारे डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे, आप ये सारी चीजें पूछ सकते हो। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज रिजॉल्व करवा सकते हो। 8146207241 हमसे बात कर सकते हो या फिर आप मेल ड्रॉप कर सकते हो hello@edutap.co.in पर। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, जय हिंद।